हमारा आज का वीडियो जीएस का है, जो आपको एक दिन हम उत्तराखंड का वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, एक दिन जीएस का। जीएस में आपके सारी यूनिट टेस्ट सम्मिलित हैं, आपके हर परीक्षा में काम आएंगी। तो इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से आप प्राप्त कर लें, और वहां से करने के बाद यहाँ से मिलान कर लें। मैं यहाँ पर पूरा पेपर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चनों को इसमें हमने सम्मिलित करा हुआ है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारा जो सीरीज है, और आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान, पहला क्वेश्चन है अपसौर के समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? अपसौर, अपहेलियन, सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करती है, ये सूर्य है, तो इसकी परिक्रमा पथ आपका दीर्घवृत्ताकार पथ है। इसमें एक पॉइंट सबसे दूर है, एक पॉइंट सबसे नजदीक है। तो जो दूर वाला पॉइंट होता है, सबसे दूर, पृथ्वी इस परिक्रमा पथ में सूर्य से जो सबसे दूरस्थ आपका बिंदु है वो आपका अपसौर कहलाता है। दूरी को, अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर। और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। वैसे तो सामान्य रूप से 150 मिलियन है जो औसत दूरी है, लेकिन 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, जिसे हम बोलते हैं अपसौर, और वो दूरी होती है 152 मिलियन के लगभग। और 3 जनवरी के दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। उस दिन लगभग 147 मिलियन किलोमीटर के करीब होता है। सबसे ज्यादा जो दूर होता है 152 मिलियन होता है, और सबसे ज्यादा जो नजदीक होता है वो होता है 147 मिलियन, और ये आपका 3 जनवरी के दिन होता है, ये 4 जुलाई के दिन। तो ये आपका इसका सही आंसर 152 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर पूछा है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन, जो हमारे नमक में मिलने वाला आयोडीन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए लवण है, जो हमारे शरीर के जो थायराइड ग्रंथि है, जो पूरे शरीर के आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, हमारे वृद्धि हार्मोन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आयोडीन की निश्चित मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो हमें नमक से प्राप्त होती है। तो नमक में मिलाया जाने वाला जो आयोडीन होता है वो प्राप्त होता है शैवाल से, और शैवाल भी कौन सी वाली होती है? भूरी शैवाल से प्राप्त होता है। भूरी शैवाल, शैवाल में भी कौन सी वाली? भूरी शैवाल से प्राप्त होता है। समुद्री शैवाल है ये, उसी से मिलता है। सामान्य रूप से तो साधारण नमक में भी होता है, परंतु साधारण नमक बहुत सारी जगहों पर बनाए जाते हैं। रेगिस्तानी आपके जो प्लाया या झीलें होती हैं उनमें भी बनाए जाते हैं, तो उनमें संभव नहीं है उसका होना। इसीलिए जो आयोडीन मिक्स नमक होता है वो अलग से आपके तैयार किया जाता है। खुले नमक में माना जाता है कि उसमें कभी कभी आयोडीन नहीं भी होता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? भारत में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अगर हम इसकी सीमाओं का आकलन करें तो मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ लगी। तो ये आपके 7 राज्यों के साथ सीमा, 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। सातवाहन शासकों के समय सर्वाधिक सिक्के किस धातु के थे? सातवाहन ने जो सबसे अधिक सिक्के चलाए थे वो शीशे के थे। सबसे ज्यादा सिक्के उनके शीशे के पाए गए। अन्य सिक्के भी थे, लेकिन ये उनका सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा किसे कहा जाता है? उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा बोलते हैं जो मनी जनता के हाथों में हो, और जो मनी रिजर्व बैंक के पास, मतलब केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व यानी कि आरक्षित रूप से हो, तो उन दोनों को मिलाकर के जो आपका टोटल मुद्रा बनती है उसे बोलते हैं उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। यानी कि जनता के
पास रखी हुई मुद्रा तथा केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित निधि, उन दोनों के योग को आपके उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्रा का आकार है। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत किसने दिया था? वैसे तो अफवाह सिद्धांत, जिसे हम धन के बहिर्गमन का सिद्धांत बोलते हैं, बहते घाव की संख्या आपके, या फिर उसे आपके एक तरीके से शैतानों का शैतान किसने कहा था? दादा भाई नारोजी ने। बट जो आपका गरीबी के बारे में अफवाह, भारत की गरीबी के लिए किस तरीके से भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम काम करा जिस अंग्रेजों के समय, और भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता रहा, उसका जो साइंटिफिक रीजन दिया था वो वी.के. राव ने दिया था। वी.के. राव ने दिया था गरीबी के अफवाह का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जहां जनता अपने शासकों को चुनती भी है और काम नहीं करने पर वापस भी बुला लेती है, यानी कि राइट टू रिकॉल भी है वहां पर। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट आपका जो डेमोक्रेसी है, वो मानी जाती है सबसे बेहतरीन आपके स्विट्जरलैंड की। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। यहाँ के लोगों के पास राइट टू रिकॉल भी है, मतलब लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। हमारे यहाँ तो यह है कि एक बार जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए तो संसद में 5 साल तक वो जो भी कानून बनाए उनके हाथ में है। वहां ऐसा नहीं होता। वहां कानून बनाने के लिए जनमत संग्रह होते हैं। जनमत संग्रह में अगर कानून में बनाने के लिए लोगों की राय अगर पक्ष में नहीं बैठी है तो नहीं बनेगा, और उसके बावजूद भी अगर बनाया जा रहा है तो वहां कानून बनाने वाले जो MP MLA हैं उनको वापस बुला लेती है जनता वोटिंग करके, यानी कि जनमत संग्रह करके। इसीलिए इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, जहां कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। अब हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है तो इसमें पॉसिबल है नहीं है। निवारक निरोध अधिनियम से कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित होता है? निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद जो 22 है भारतीय संविधान का, उसमें निवारक निरोध के प्रावधान है। निवारक निरोध का मतलब है आपके जो मौलिक अधिकार है वो किन किन स्थितियों में बने रहेंगे, और उन मौलिक अधिकारों को हमारी जो एजेंसियां हैं वो किस हद तक आपके बाधित कर सकती हैं, तो वो किन किन परिस्थितियों में कर सकती है, उसके लिए आपका अनुच्छेद 22 में क्लॉज दिए हुए हैं। जैसे कोई शत्रु देश का आपका शत्रु नागरिक है, उसके लिए निवारक निरोध कानून लागू नहीं होता है। जैसे आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपके निवारक निरोध कानून के जो आपके नियम है उसको रद्द किया जा सकता है। तो साधारण परिस्थितियों में होता यह है कि व्यक्ति को जो आपका बंदी बनाया जाना है या फिर व्यक्ति के फोन वगैरह ट्रेस करना है, ये सारी चीजें सरकार या एजेंसी कर नहीं सकती व्यक्ति के साथ, क्योंकि उसके वो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उसके जीवन जीने के अधिकार हैं अनुच्छेद 21 के तहत, तो उन्हें बाधित नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के निवारक निरोध अधिनियम से जो मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा बाधित होता है वो जीवन जीने का अधिकार है। कौन सा है? जीवन जीने का अधिकार सबसे ज्यादा बाधित ये होता है निवारक निरोध कानून से। सी वाला भ्रमण की स्वतंत्रता ये नहीं है, उपासना की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी नहीं है, जीवन जीने का अधिकार, क्योंकि 19 जो आपके संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं, जो जीवन और जो हमारा देह और जो जीवन के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी के अंग हैं, वही सबसे ज्यादा अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध से प्रभावित होते हैं। अगला, खेलों में योगदान के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? खेलों में योगदान के लिए जो अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1961 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है। किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण पर्टिकुलर कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण, ये इसमें कृष्ण तृतीय भी है, क्योंकि हम कृष्ण ही ध्यान में रखते हैं, प्रथम द्वितीय नहीं रखते हैं, कई बार ये चीज कंफ्यूज कर देती है, तो कृष्ण प्रथम ही होगा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक द्वारा बनाया गया था, ना कि द्वितीय और तृतीय द्वारा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। कंप्यूटर की जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसकी जो आपके आकार होगा कितना है करके, वो किस पर निर्भर करेगा?
डिस्क के स्पेस पर, डिस्क में कितना स्पेस है उसी पर निर्भर करेगी उसकी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, द्विधारी अंक पद्धति में द्विधारी अंक 0 और 1 कहलाते हैं। द्विधारी अंक पद्धति, बाइनरी कोड में केवल 2 ही अंक हैं ये, इसके अलावा अंक नहीं होते। दशमलव पद्धति में तो 10 अंक हैं 0 से 9 तक, द्विधारी में केवल 2 होते हैं। और अंक जो हमारे कंप्यूटर की अपनी गणना करने की जो स्थिति है वो इन्हीं को पहचानती है, हमारी लैंग्वेज को नहीं पहचानती है। तो ये जो 2 अंक है ना, इनको बिट्स कहा जाता है। इन 2 द्विधारी अंकों को ही क्या बोलते हैं, बिट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर बाकी चीजें बिट्स से निर्मित होंगी। मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? यानी कि कोई डाटा है, उसके मूल स्रोत जो हमारे आपके कंप्यूटर पर पड़ा है, उसको एक कॉपी लेकर के किसी दूसरे स्थान पर रख लेना, ताकि वो डाटा कभी अगर खराब हो भी जाता है या उसमें से कोई चीजें आपके, कभी कंप्यूटर हैंग हो गया, वायरस आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या रखते हैं, बैकअप रखते हैं, ताकि आपके जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो एक अतिरिक्त कॉपी बना करके रख लेना बैकअप कहलाता है किसी भी प्रोग्राम या डेटा का। ऐसा व्यक्ति जो जालसाजी के उद्देश्य से जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, जालसाजी यानी कि गलत काम करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को ठगने के उद्देश्य से, यदि कोई व्यक्ति या कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति नेटवर्क में जाकर के किसी की वेबसाइट को क्या करता है, खराब कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रैकर। क्या बोलते हैं, हैकर नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्रैकर। हैकर तो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, क्रैकर क्या करता है, वेबसाइट को ही विकृत कर देता है। तो इसका सही आंसर क्रैकर है, ना कि हैकर। और व्हाइट हैट हैकर तो आपके क्या होता है, जो एक फ्रेंडली है, मतलब कहीं पर गड़बड़ हो गई है तो उसे ठीक करेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN स्वान क्या है बोल रहा है, स्वान क्या है? तो यह है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। मतलब आपका ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत जो भी आपका स्वान, हर आपको पता है कि हर राज्य में क्या है, स्वान के तहत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ताकि व्यक्ति को ई गवर्नेंस के माध्यम से सारी सरकारी सूचनाएं और योजनाएं का जो भी आपका लिखित खाका है वो उपलब्ध किया जा सके, दस्तावेजों का लिखित प्रारूप। किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा आरंभ की थी? लंगर प्रथा, सिखों में प्रत्येक आपका सिख को अपनी आय का एक हिस्सा दीन दुखियों को, गरीबों को खिलाने के लिए जो लंगर प्रथा शुरू की थी, जो सिखों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती है, उसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है गुरु अंगद को। जो सिखों के दूसरे गुरु थे, उन्होंने ही आपका इसे शुरू कर दिया था। फिर बाद में ये और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों को कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? मंत्रिमंडल के ऊपर विधायिका यानी कि संसद का नियंत्रण का उपाय नहीं है कह रहा है। तो मंत्रिमंडल पर, मंत्रिमंडल के अगर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक उपाय तो यह है कि मंत्रिमंडल बहस नहीं कर रहा है, या मंत्रिमंडल कम जिस सरकार के होने का दावा कर रहा है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके नियंत्रण किया जा सकता है। कोई गलत काम कर रहा है तो निंदा प्रस्ताव ला करके उसके विरुद्ध आपका माहौल बनाया जा सकता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग नहीं, महाभियोग आपका व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण का तरीका नहीं है। ये कहना वही चाह रहा है, मंत्रिमंडल कार्यपालिका है और संसदीय नियंत्रण कह रहा है व्यवस्थापिका। यानी कि जो हमारी संसद है वो मंत्रिमंडल पर किन उपायों से नियंत्रण रखती है, तो अविश्वास प्रस्ताव से रखती है, निंदा प्रस्ताव से रखती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से रखती है। महाभियोग प्रक्रिया आपको पता है ये नियंत्रण की नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय लहर तरल से होकर नहीं गुजर सकती? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंग है, एल तरंग है और एस तरंग है। जो पी तरंग और एल तरंग है वो ध्वनि तरंगों की तरह हर तरह के माध्यम में चल सकती हैं, चाहे वो ठोस हो और द्रव हो, गैस हो। एस तरंगें ऐसी हैं जो ठोस में तो चल सकती हैं लेकिन तरल में नहीं चल सकती।
तो इसका सही आंसर होगा सी। तरल आते ही ये तरंगें खत्म हो जाएंगी, उसमें ये माध्यम के रूप में उसे उपयोग नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पल्लव शासक किसके सामंत थे? पल्लव, जिन्हें दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, कांचीपुरम जिनकी राजधानी थी, पल्लव ने दक्षिण भारत में कला की एक नई ऊंचाई प्रदान करी। तो पल्लव जो थे वो आपके सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। सातवाहनों के पतन के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन है, सभी अधिकारों में अग्रगण्य अधिकार कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार। तो इसमें 4 अधिकार दिए हैं, देख लो कौन सा होगा सबसे महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण जीवन का अधिकार है, क्योंकि जीवन बना रहेगा तभी इन अधिकारों का हम उपभोग कर पाएंगे। अनुच्छेद 21 इसीलिए आपातकाल के दौरान भी आपका निलंबित नहीं होता, जबकि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अधिकतर मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। एकमात्र 21 ही ऐसा है जो किसी भी हालत में आपका निलंबित नहीं होता है। तो जीवन जीने का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। अगला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहां पर कुछ संक्रियाएं दी हैं। यदि प्लस से गुणा का अभिप्राय हो, गुणा का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो और माइनस का अर्थ भाग देना हो, तब निम्नलिखित गणितीय भिन्न का उत्तर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, सबसे पहले इनको ब्लैंक लिख लेते हैं। जो संक्रिया दी हुई है 26, 10, 5, 7 और 15 यहां बराबर कर लेते हैं। देखो प्लस से गुणा का अर्थ है, यानी कि प्लस से क्या है, गुणा। गुणा का अर्थ घटाना है, जहां पर गुणा दिया हुआ है वहां पर क्या कर देना, हमको घटाना रख देना है। और भाग का अर्थ जोड़ना दिया हुआ है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना। और क्या दिया है, और माइनस का अर्थ भाग देना। माइनस यहां पर है तो इसका अर्थ क्या है, भाग देना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, भाग। क्या सॉल्व होगा, भाग। कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। तो 26 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, ये 6 दूना 12, 52 और प्लस 15, ये हो गया कितना आपका 52 और 15 67, और 67 में से -7 करा तो ये बच गया 60। 26 गुणा 2, ये जो आपके संक्रिया है इसमें सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो इस हिसाब से 67 - 7 बराबर 60 आ जा रहा है। तो इसका उत्तर 60 सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें आपके कुछ हिंट दी हुई है। ये है 18 को लिखते हैं 324, तो ये इसका वर्ग है। और ये लिखा है 65 61, बी लिखा है 26, ये इसका वर्ग है। इसको लिखा है 38 44। तो ये जो 18 है ये तो इसका वर्ग है, ये भी आपका वर्ग है। 18 को उल्टा करके अगर 81 कर दें तो 1 8 8 64, 1 8 दूना 16, 5 6, ठीक है। यानी कि ये इसको उल्टा करके लिख रहा है, यानी कि ये 62 को उल्टा करके उसका वर्ग होगा। तो 35 का वर्ग 1225 है, तो उल्टा कर देते हैं, 53 का वर्ग कितना होगा, तो 53, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 1 26, 9 0 7 1 8 और 2, ये 28 0 9 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये है। यानी कि एक बार इसको सीधा वर्गमूल लिखा है, एक बार इसका उल्टा करके वर्गमूल लिखा है, एक बार इसको सीधा वर्गमूल, एक बार इस संख्या को पलट करके वर्ग। तो ऐसा ही आपको इसमें करना है, पहले 35 का निकालो फिर 53 का और उसको रख। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कमरे का संबंध है घर से, राष्ट्र का संबंध किससे होगा? कमरा किसमें होता है? घर में। तो कोई राष्ट्र किसमें होगा? विश्व में। कोई राष्ट्र किसमें होगा? विश्व में। विश्व किसमें होगा? ब्रह्मांड में। तो राष्ट्र किसमें होगा? विश्व में। जैसे घर एक हिस्सा है, घर का एक हिस्सा है कमरा, वैसे ही विश्व का एक हिस्सा राष्ट्र है। कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें आपके कुछ अल्फाबेटिक आपकी संक्रियाएं दी हुई हैं, तो आप इसे A B C D
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z लिख लिया। तो X Y W है, X Y W, इसको X Y W लिखा है यानी कि, और इसको Q R P, इसको क्या लिखा है E F D, यानी कि पहले बीच की संख्या फिर बाहर की संख्या। ये L M N यानी कि ये लगातार लिखी गई संख्या है, जबकि ये संख्याएं क्या है, X देखो बीच में है, इसे पहले लिख दिया है, फिर उसके बाद Y लिखा है इधर वाला, फिर W लिखा है। इसमें क्या है, Q बीच में है, फिर उसके बाद R लिखा है, फिर P लिखा है। इसमें देखो E बीच में है, इसे पहले लिखा है, फिर सबसे पहले E लिखा है बीच वाला, फिर F लिखा है यहाँ वाला, फिर D लिखा है। तो ये सब क्या है, बीच वाले को पहले लिखना है, जबकि इसमें क्या है LMN यानी कि क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा जिस क्रम में वर्णमाला में होते हैं उसी क्रम में लिख दिया है। तो सही यही वाला है, क्योंकि उनमें वो चीज नहीं है। कौन सी आकृति अन्य तीन से भिन्न है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति अन्य तीन आकृतियों से भिन्न है? एक आकृति ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, एक ये दी हुई है। ये आपका, ये भी आपका सीधा ही होना चाहिए, सीधा ही है, थोड़ा टेढ़ा हो गया उसमें। तो इसमें देखिए कि भिन्नता किस आधार पर है। देखो ये आपका जो तीर है, अगर इसे हम ऐसे घुमाएं तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमे तो इधर को मुंह आएगा, क्लॉकवाइज ही घूमे तो इधर को मुंह आएगा। ये देखो ये जो तीर है ये क्लॉकवाइज कभी हो ही नहीं सकता, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये तीर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपका क्या, इसको पूरी आकृति में इसको क्या करना पड़ेगा, पलट के रखना पड़ेगा, जबकि ये सीधे घुमाने में ही आ जाएंगे। ऐसे घुमाएंगे तो ये यहां आ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो ये तीर यहां आ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो ये तीर यहां नहीं आएगा। तीर को हमने क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो ये पलट करके बनाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर ये है। तो ये 25 क्वेश्चन है, सभी तरीके के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको पूरा करने के बाद हमें कमेंट कीजिए और अपने नंबर शेयर कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे हमें पता चल पाता है कि कंपटीशन कितना हेल्दी हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो हम ये जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आप पूरे जो 100 दिन आपके समीक्षा अधिकारी के बचे हैं, जो आपके अधिशासी अधिकारी है, तो इनके लिए आपके एक बहुत अच्छा आपके पास क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज, क्वेश्चन बनाने, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पढ़े हुए मटेरियल से, वो कैसे तैयार करना है, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। धन्यवाद।